सब बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। दुष्यंत, मुकेश राव, विकास चौधरी, दशरथ मीना। लास्ट क्लास के अंदर हम बात कर रहे थे क्रॉपिंग सिस्टम और फार्मिंग सिस्टम के बारे में। ठीक है, आप सभी का रॉयल इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। ठीक है, बहुत सारे दिन हो गए थे, आपको मतलब मजबूर हो जाते हैं ना। चलिए तो आज की इस क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं, आपने कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में सुना होगा कि क्रॉप रोटेशनल इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्रॉपिंग इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, लैंड इक्विवेलेंट रेशियो क्या होता है। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले 2-3 क्वेश्चन पूछ के आप लोगों का नॉलेज टेस्ट कर लिया जाए। वैसे ये मेरे लिए गलत बात होगी, आप लोगों का नॉलेज टेस्ट करना, वैसे ही आप सब पढ़ने वाले बच्चे हो। चलिए विष्णु कि जो हमने सिनर्जिस्टिक इंटरक्रॉपिंग पढ़ा था, सिनर्जिस्टिक इंटरक्रॉपिंग की कौन सी सीरीज के अंदर क्रॉप ज्योमेट्री अफेक्टेड नहीं होता है, नहीं होती है? गुड इवनिंग दशरथ, मुकेश। देखने की बात नहीं है भाई, सिनर्जिस्टिक इंटरक्रॉपिंग में किस सीरीज के अंदर जो है क्रॉप ज्योमेट्री अफेक्टेड नहीं होता है? एडिटेटिव सीरीज के अंदर अफेक्ट नहीं होता है, पक्का? एडिटेटिव सीरीज के अंदर उसमें होती है। ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, याद रखना। एडिटेटिव सीरीज के अंदर तो होता है और रिप्लेसमेंट सीरीज के अंदर अफेक्ट नहीं होती है। चलिए अमन, आप बताइए कि जो मोनोक्रॉपिंग होता है उसकी क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी होती है? क्रॉप रोटेशनल इंटेंसिटी कितनी होती है मोनोक्रॉपिंग की? कितनी होती है? 0 होती है। वेरी गुड। चलिए, फोडर क्रॉप्स का हार्वेस्ट इंडेक्स कितना होता है? 0 होता है, पक्का? चलिए, अगर रिचका की बात की जाए तो रिचका लुरसिन की अगर बात की जाए तो लुरसिन का कितना होगा? लुरसन अल्फा अल्फा मेडिकागो सेटाइवा क्वीन ऑफ 0। बर्सिन का इसका पढ़ने वाले हो। चलिए, आप सब लोगों को पता होगा। देखो, हार्वेस्ट इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? इकोनॉमिक यील्ड डिवाइडेड बाय बायोलॉजिकल। इकोनॉमिक यील्ड के अंदर अगर हम फोडर क्रॉप्स की बात कर लेते हैं तो उनका जो ड्राईमीटर होता है, मतलब उनका जो ग्रीन फॉरेज होता है, उसको ही हमारे लिए इकोनॉमिक पोर्शन है। वही हमारे मतलब ग्रेन तो है नहीं ना, ग्रेन मीन्स इकोनॉमिक पोर्शन, ग्रेन्स मीन्स इकोनॉमिक पोर्शन। ठीक है, जहां ग्रेन होगा वहीं हम इकोनॉमिक पोर्शन की बात करेंगे। तो ग्रेन नहीं है तो 0 डिवाइडेड बाई 100 प्लस जो भी आएगा आपका, मान लीजिए बायोलॉजिकल यील्ड और इकोनॉमिक यील्ड या ग्रेन यील्ड। हार्वेस्ट इंडेक्स की जब हम बात करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है? इकोनॉमिक यील्ड डिवाइडेड बाय बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल यील्ड के अंदर स्ट्रा प्लस ग्रेन है। ग्रेन ही क्या होता है आपका? इकोनॉमिक यील्ड होता है। ठीक है, जब फोडर या फोरेज की बात करते हैं तो वहां पर ग्रेन क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, यदि हम सीड प्रोडक्शन के लिहाज से बात करेंगे तो इस केस में जो है आपको दूसरी तरीके से याद रखना है। ठीक है, आज की इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले 2-3 क्वेश्चन और आपसे जो है इंपॉर्टेंट है। एक होता है क्रॉपिंग इंटेंसिटी, एक होता है क्रॉप रोटेशनल इंटेंसिटी। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे क्रॉपिंग इंटेंसिटी, या उससे पहले हम हार्वेस्ट इंडेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। हार्वेस्ट इंडेक्स, हार्वेस्ट इंडेक्स जो है किसने दिया था? डोनाल्ड। किसने दिया था? डोनाल्ड ने दिया था। ठीक है, डोनाल्ड ने हार्वेस्ट इंडेक्स में कहा इट इज द रेशियो ऑफ इन परसेंटेज इकोनॉमिक यील्ड डिवाइडेड बाय बायोलॉजिकल यील्ड। ठीक है, बायोलॉजिकल यील्ड के अंदर क्या क्या आता है? स्ट्रा प्लस ग्रेन, जबकि आपके इकोनॉमिक यील्ड में क्या आता है? ग्रेन आता है इनटू 100। ठीक है, ये क्या होता है आपका? हार्वेस्ट इंडेक्स। हार्वेस्ट इंडेक्स के अंदर से आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है लोवेस्ट हार्वेस्ट
इंडेक्स, ठीक है। लोवेस्ट हार्वेस्ट इंडेक्स, लोवेस्ट हार्वेस्ट इंडेक्स की अगर मैं बात करूं, जनरली पल्सेस की हम बात करें तो एक पल्स होती है आपका जिसका नाम है केजनस केजान या पिजन पी या रेड ग्राम जिसे कहा जाता है, या अरहर जिसे कहा जाता है, अरहर, ठीक है। अरहर का होता है 19%। अगर हम मैक्सिमम की बात करें, मैक्सिमम, तो क्रॉप्स के अंदर जब हम बात करते हैं तो जनरली याद रखना है पोटैटो, किसका, पोटैटो का, लगभग 82 टू 85%। यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि जिसके अंदर इकोनॉमिक मैटर जो है जितना ज्यादा होगा, यानी जिसके अंदर जैसे कि अगर हम पोटैटो की बात करते हैं तो पोटैटो को पूरा ही हम सेल करते हैं, मींस इसका ऊपर वाला जो लीफ वाला पार्ट है उसको रिमूव करते हैं और अंडरग्राउंड पार्ट हमारे लिए क्या होता है, इकोनॉमिक पोर्शन होता है। तो किसी भी क्रॉप के अंदर जिसके अंदर इकोनॉमिक वैल्यू ज्यादा होगी उसके लिए हार्वेस्ट इंडेक्स क्या आएगा, ज्यादा आएगा। पिजन पी का कितना होता है, 19 होता है। 19 क्यों होता है पिजन पी का, क्योंकि इसके अंदर जो है स्टिक वाला जो पोर्शन होता है, यानी पोड कम बनते हैं लेकिन इसकी जो टहनियां होती हैं, जो ब्रांचेस होती है, वो नंबर ऑफ ब्रांचेस ज्यादा होती है, ठीक है। इस वजह से अरहर के अंदर अधिकतर जो पोर्शन होता है क्या होता है, स्लो होता है, और ग्रेन वाला पोर्शन क्या होता है, कम होता है। इसलिए अरहर का हार्वेस्ट इंडेक्स कितना आता है, 19% आता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अरहर का हार्वेस्ट इंडेक्स कितना होता है या किस क्रॉप का जो है हार्वेस्ट इंडेक्स सबसे कम होता है, तो याद रखना है अरहर का होता है। फोडर क्रॉप्स का कितना होता है, 0 होता है। इसी के साथ जो है निको पोरोविक करके एक साइंटिस्ट हुए थे, निको पोरोविक, उन्होंने इस हार्वेस्ट इंडेक्स को कोएफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस, कोएफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस ये कहा था निको पोरोविक। निको पोरोविक करके एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने हार्वेस्ट इंडेक्स को क्या कहा, हार्वेस्ट इंडेक्स को कोएफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस कहा, और इसके बेसिस पे इन्होंने एक फॉर्मूला दिया, सोर्स डिवाइडेड बाय सिंक डिवाइडेड बाय सिंक डिवाइडेड बाय सोर्स इनटू 100, ठीक है। सिंक क्या होता है, यहाँ पर दो वर्ड है, एक है आपका सिंक, एक है आपका सोर्स, ठीक है। सोर्स वह पोर्शन या प्लांट पार्ट वेयर फोटोसिंथेसिस ओके, जहां पर क्या होती है, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सोर्स बोलते हैं। जबकि सिंक क्या होता है, प्लांट पार्ट वेयर फोटोसिंथेट्स एक्यूमुलेट, जहां पर फोटोसिंथेट्स क्या होते हैं, एक्यूमुलेट होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, सिंक बोलते हैं। सिंक के एग्जांपल की अगर मैं बात करता हूं तो हमारा ग्रेन हो गया, ठीक है, या फिर पोड हो गया, ये क्या होते हैं हमारे लिए, सिंक का काम करते हैं। सोर्स की बात करते हैं तो लीफ क्या है, हमारे सोर्स का काम करते हैं। तो ये जनरल फॉर्मूला आपको याद रखना है, सिंक डिवाइडेड बाई सोर्स इनटू 100 क्या होता है आपका, कोएफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस होता है, ठीक है। इसके बाद में अगला जो फॉर्मूला आता है वो है क्रॉपिंग इंटेंसिटी का। क्रॉपिंग इंटेंसिटी, एक बार फॉर्मूला लिखते हैं फिर आगे हम समझेंगे। क्रॉपिंग इंटेंसिटी की बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है ग्रॉस कल्टीवेटेड एरिया डिवाइडेड बाय नेट कल्टीवेटेड एरिया। ग्रॉस कल्टीवेटेड एरिया डिवाइडेड बाय नेट कल्टीवेटेड एरिया इनटू 100। इसको जो है हम क्रॉपिंग इंटेंसिटी को एक्सप्रेस करते हैं, व्यक्त करते हैं, जब 100 से मल्टीप्लाई किया तो किस में करेंगे, परसेंट में। ये इंडिकेट करती है परसेंट एरिया सोन ट्वाइस कंपेयर टू नेट सोवन। अभी समझाता हूं, नेट सोवन एरिया। सबसे पहली चीज आपको क्रॉपिंग इंटेंसिटी शॉर्ट में पता है, इसको सीआई बोलते हैं। फॉर्मूला क्या है, ग्रॉस कल्टीवेटेड एरिया डिवाइडेड बाय नेट कल्टीवेटेड एरिया इनटू 100। ये किसका फॉर्मूला है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी का। अब बात ये आती है कि ये ग्रॉस कल्टीवेटेड क्या होता है और नेट कल्टीवेटेड एरिया क्या होता है। जैसे मान लीजिए अमन नाम का एक मॉडर्न फार्मर है, ठीक है, साइंटिफिक फार्मर है। वो क्या करता है, इसके पास में 10 हेक्टेयर जमीन है। कितना हेक्टेयर जमीन है, 10 हेक्टेयर जमीन है। कितना हेक्टेयर है, 10 हेक्टेयर जमीन है। 10 हेक्टेयर फील्ड पर ये क्या करता है, खरीफ सीजन के अंदर
खरीफ सीजन के अंदर रेनफॉल अच्छी होती है, बारिश अच्छी होती है, तो ये 10 के 10 हेक्टेयर पर ही क्या करता है, सोयाबीन ग्रो करता है, या मान लीजिए और कोई सी क्रॉप आप मान लीजिए, ठीक है। रबी सीजन के अंदर इसके पास पानी की थोड़ी कमी आ जाती है ना, वाटर अवेलेबिलिटी कम होती है, तो 10 हेक्टेयर पर ना करके ये 8 हेक्टेयर पर क्या करता है, वीट का कल्टीवेशन करता है। और समर सीजन के अंदर ये कोई भी क्रॉप नहीं लेता है, यानी अपने लैंड को क्या छोड़ देता है, फैलो छोड़ देता है। यदि मैं बात करता हूँ नेट अमाउंट की, नेट अमाउंट का मतलब क्या है कि आपके पास अपना कितना है, मतलब एक्चुअल में आपके पास कितनी वैल्यू होती है, वो क्या होता है, नेट होता है। ग्रोस का मतलब आसपास का पूरा अगर हम कैलकुलेट कर देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रोस कहा जाता है। यदि मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर अमन के पास नेट कल्टिवेटेड एरिया, कल्टिवेटेड एरिया जानते हो जहां पर खेती की जाती है, नेट कल्टिवेटेड एरिया कितना है, कितना है, नेट कल्टिवेटेड एरिया कितना है। देखो नेट का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए जो मेरे पास था, जो मेरे पास था मतलब इसके पास खुद का कितना है, 10 हेक्टेयर है, तो 10 हेक्टेयर तो क्या होगा इसका नेट कल्टिवेटेड एरिया। वर्ड क्या लग गया, ग्रोस, आगे क्या वर्ड लग गया, ग्रोस कल्टिवेटेड एरिया, यानी कई सारी चीजों का ग्रोस, यानी कई सारी चीजों से मिलकर बनेगा। यानी नेट का एरिया का इसने कितना और यूज किया, जैसे कि 10 हेक्टेयर खरीफ में किया, रबी में 8 हेक्टेयर किया, और समर सीजन में 0 हेक्टेयर किया, तो 10 + 8 कितना होगा, 18, तो 18 इसका क्या हो गया, ग्रोस कल्टिवेटेड एरिया हो गया। क्रॉपिंग इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नेट कल्टिवेटेड एरिया, सॉरी ग्रोस कल्टिवेटेड एरिया डिवाइडेड बाय नेट कल्टिवेटेड एरिया इनटू 100, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा, 18 डिवाइडेड बाय 10 इनटू 100, यानी कितना जाएगा, 180%, कितना आएगा, 180%। समझ में आया क्या ये चीज। अगर मैं यहां पर बात करता हूं 180%, 180% क्या इंडिकेट करता है, अगर मैं 10 हेक्टेयर को 100% में व्यक्त करता हूं, तो 10 कितना हो गया, 100%, 10 का 8 कितना परसेंट होता है, 80%, कितना होता है, 80%। क्लियर हुआ क्या, इट मींस इस अमन के पास जो 10 हेक्टेयर जमीन थी, यानी इसके पास जो नेट सोवन एरिया था उसका 80% और इसने क्या किया है, यूटिलाइज किया है। यहाँ पर क्रॉपिंग इंटेंसिटी किस चीज को इंडिकेट करता है, फर्स्ट इज ग्रोस कल्टिवेटेड एरिया डिवाइडेड बाय नेट कल्टिवेटेड एरिया इनटू 100, ये चीज समझ में आई। इसके बाद है एक्सप्रेस इन परसेंटेज, मींस हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इंडिकेट क्या करता है कि परसेंट एरिया सोवन ट्वाइस कंपेयर टू नेट सोवन एरिया, यानी जितना उसके पास है उसका कितना परसेंट और जो है उसने 2 बार यूज किया है, यानी ट्वाइस कंपेयर टू नेट सोवन एरिया, यानी उसके पास जितना नेट सोवन एरिया है उसके कंपेरिजन में कितना और एरिया का उसने 2 बार सोविंग किया है, उसका यूटिलाइजेशन किया है। यदि मैं यहाँ पर बात करता हूं तो कितना आता है, 180%, 180% में से 10%, 10 हेक्टेयर तो उसका क्या हो गया, नेट हो गया, बाकी कितना बचा, 80%, यानी जितना उसके पास नेट एरिया था उसका 80% और उसने क्या किया है, 2 बार सोविंग किया है। यानी 8 हेक्टेयर एरिया ऐसा है जिसने उसने 2 बार उसके अंदर सोविंग किया है। समझ में आया या नहीं आया चीज, तो ये क्या है, आपका क्रॉपिंग इंटेंसिटी है। क्लियर है। अब यहां से 2-3 चीजें पूछी जाती है जो आपको समझने की कोशिश करना है। मैं यहाँ पर अगर सिक्वेंशियल क्रॉपिंग की बात करता हूं तो सिक्वेंशियल क्रॉपिंग में तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, खरीफ का, रबी का और समर का, जब जब हम क्रॉप लगाएंगे उसको हम क्या करेंगे, काउंट करते हैं। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने होंगे कि किन पॉइंट्स को हमें कंसीडर नहीं करना है या क्रॉपिंग इंटेंसिटी के अंदर इन्वॉल्व नहीं करना है, तो नोट लगा के 2-3 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट चीज, हमें ग्रीन मैन्यूरिंग क्रॉप को क्या नहीं करना है, ग्रीन मैन्यूरिंग क्रॉप नॉट कंसिडर्ड इन सीआई। क्रॉपिंग इंटेंसिटी में हम किसको कंसीडर नहीं करते हैं, ग्रीन मैन्यूरिंग क्रॉप के एरिया को कंसीडर नहीं करते हैं। ग्रीन मैन्यूरिंग क्रॉप एरिया नॉट कंसीडर्ड इन क्रॉपिंग इंटेंसिटी। सेकेंड चीज, फैलो एरिया नॉट कंसीडर्ड इन क्रॉपिंग इंटेंसिटी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, जहां कंफ्यूजन नहीं होना है, इन इंटरक्रॉपिंग सिस्टम, इन intercropping system both crop area considered as 50% मीन्स जैसे मान लीजिए मेज एंड मूंग आपने 1 हेक्टेयर एरिया पर ग्रो किया है, कितने पर ग्रो किया है, 1 हेक्टेयर एरिया, मीन्स इसका मतलब हो जाएगा मेज जो है उसका भी कितना है, 0.5 हेक्टेयर है, मूंग का भी कितना है, 0.5
हेक्टेयर। या हम कह सकते हैं कि जो आपने इंटरक्रॉपिंग सिस्टम लगाया है, इंटरक्रॉपिंग सिस्टम जो लगाया है वो 1 हेक्टेयर का 1 ही हेक्टेयर कंसीडर किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि 2 क्रॉप हम 1 ही हेक्टेयर पर लगा रहे हैं तो आप इसको डबल बार कंसीडर करो। ये चीज क्लियर है? ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है क्रॉपिंग इंटेंसिटी कैलकुलेट करते वक्त। यहाँ से क्लियर है क्या? ये चीज समझ में आया? पीछे कोई कंफ्यूजन? एक दो न्यूमेरिकल आप लिखना, पहले एक बार इसको लिख लीजिए हार्वेस्ट इंडेक्स को, फिर 2-3 न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। हार्वेस्ट इंडेक्स टर्म गिवन बाय डोनाल्ड। इकोनॉमिक yield डिवाइडेड बाय बायोलॉजिकल yield इसका एनग्रेड इनटू 100। लोवेस्ट हार्वेस्ट इंडेक्स अरहर का होता है 19%, जबकि पोटैटो का 82 to 85%। जल्दी लिखना थोड़ा। हार्वेस्ट इंडेक्स डोनाल्ड रेशो इकोनॉमिक yield डिवाइडेड बाय बायोलॉजिकल yield इनटू 100। लोवेस्ट हार्वेस्ट इंडेक्स अरहर का होता है, अरहर को हम पिजन पी बोलते हैं, केजनस केजान बोलते हैं, रेड ग्राम कहा जाता है। ठीक है, अरहर एकमात्र ऐसी पल्सेस है जिसके अंदर फर्स्ट टाइम जो है एक हाइब्रिड वेराइटी डेवलप किया गया था, ICPH 10। क्या रीजन है कि पल्सेस के अंदर हाइब्रिड डेवलप नहीं हो पाता है? अमन, क्या रीजन है कि सेल पॉलिनेशन है ना? 2 टर्म सुना होगा, क्लिस्टोगेमी होता है, केजमोगेमी होता है, पढ़ा है समझ? क्या डिफरेंस है दोनों में, क्लिस्टोगेमी और केजमोगेमी में? उसको क्या बोलते हैं? क्लिस्टोगेमी। और केजमोगेमी? इसको ऐसे याद किया था कि कसम खा ली जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी तब तक ओपन नहीं होंगे। ठीक है, लक्ष्य की प्राप्ति होने के बाद ओपन हो जाएंगे। केजमोगेमी में क्या है? फ्लावरिंग होने के बाद में ओपन, या फर्टिलाइजेशन होने के बाद वो ओपन हो जाते हैं। केजमोगेमी में ये होता है, और क्लिस्टोगेमी में क्या होता है? अनओपन नहीं रहते हैं। लिखा ये लिख लो, कोएफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस निकोपोरोविक सिंक डिवाइडेड बाय सोर्स इनटू 100। ओवन फोटोसिंथेसिस में कितना परसेंट पार्टिसिपेट करते हैं? 12%। थोड़ा जल्दी लिखो। प्लांट पार्ट वेयर फोटोसिंथेसिस एक्यूमुलेट, फोटोसिंथेट्स एक्यूमुलेट उसे कहा जाता है सिंक, और प्लांट पार्ट वेयर फोटोसिंथेसिस अकियर उसे कहा जाता है सोर्स। लिखा? लिखिए अमन। ये लिखो क्रॉपिंग इंटेंसिटी
gross cultivated area divided by net cultivated area into 100. Express in percent, indicate the percent area sown twice compared to net sown area. आप लोगों का भी एक मेजर टेस्ट है शायद, है ना, कुछ दिनों में? कब है? कब है? 26 तारीख को, दिवाली के बाद। अच्छे से पढ़ना, जो भी कवर करा दिया उसको, है ना। वैसे तुम लोग अच्छे से पढ़ते हो। क्या? घर? घर 9 तारीख को ना। एक 2 क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, चलिए एक बार लिखो पहले, फिर क्या होगा, लिख लिया? चलिए 2-3 पॉइंट ये भी मेंशन कर लो। ग्रीन मैन्यूरिंग क्रॉप एरिया नॉट कंसिडर्ड इन क्रॉपिंग इंटेंसिटी, फैलो एरिया नॉट कंसिडर्ड इन क्रॉपिंग इंटेंसिटी, इन इंटरक्रॉपिंग सिस्टम बोथ क्रॉप एरिया कंसिडर्ड एज अ 50-50%। मेज प्लस मूंग अगर दोनों को साथ में ग्रो किया है तो 1 हेक्टेयर एरिया के अंदर मेज का 0.5 हेक्टेयर और मूंग का 0.5 हेक्टेयर। सर स्लाइड बैक कर दो और थोड़ा धीरे लिखाया करो, आप फास्ट लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। अभी सर स्लाइड बैक करते हैं, 1 मिनट पहले, अब लिखने दो इनको। ग्रीन मैन्यूरिंग एंड फैलो एरिया नॉट कंसिडर्ड इन क्रॉपिंग इंटेंसिटी, इन इंटरक्रॉपिंग सिस्टम बोथ क्रॉप एरिया कंसिडर्ड एज 50-50%। ठीक है, मेज प्लस मूंग 1 हेक्टेयर एरिया के अंदर है, तो मेज का 0.5 हेक्टेयर और मूंग का भी 0.5 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर के अंदर, सॉरी 1 हेक्टेयर के अंदर कितना एकड़ होता है? कितना होता है? 2.47 एकड़ होता है। 1 एकड़ के अंदर कितना मीटर स्क्वायर होता है? 4,447, 4,047, 4,047 मीटर स्क्वायर ना। एक सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो पड़ेगी 100, कितने होते हैं? 10 मिलीमीटर। लिखा? लिखो लिखो। हाँ पूछिए। हाँ होती है। उसको, रेटून को सोले क्रॉप के अंदर क्यों नहीं लेते, मतलब प्योर प्लांटिंग क्यों नहीं बोलते हैं उसको? देखो, हो सकता है कि एक फार्मर ने एक फील्ड के अंदर शुगर केन की डिफरेंट वेराइटी को ग्रो किया हो। ठीक है, यदि एक पर्टिकुलर क्रॉप वेराइटी है तो उसको हम सोले क्रॉप बोल सकते हैं। रेटून क्रॉप कैन बी कॉल्ड एज अ सोले क्रॉप। यदि हमने एक ही शुगर केन की एक ही वेराइटी को ग्रो किया है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? सोले क्रॉप बोल सकते हैं। हाँ, क्या जो जोर से बोलो। हाँ, 25% का लॉस होता है, कुछ साइड जो है जर्मिनेट हो भी सकते हैं। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है। देखो, सोले क्रॉपिंग जस्ट बोला जाता है किसी भी चीज को, जो है मान लीजिए एक फार्मर एक पर्टिकुलर फील्ड पर एक ही क्रॉप को वेराइटी को ग्रो करता है तो उसको हम सोले क्रॉप बोलेंगे।
यूं है। यदि आपने कोई भी दूसरी वैरायटी इंसर्ट किया है फील्ड के अंदर तो सोले क्रॉप नहीं कहा जाएगा। जनरली जब हम सीड प्रोडक्शन लेते हैं तो सीड प्रोडक्शन लेते वक्त जिन क्रॉप को हम ग्रो करते हैं वो सोले क्रॉप के अंदर कंसिडर की जाती है। ठीक है, ये चीज याद रखना है। एक पर्टिकुलर क्रॉप की एक वैरायटी ग्रो कर रहे हैं मीन्स वो सोले क्रॉप पे प्योर प्लांटिंग है। यदि उससे दूसरी किस्म भी अगर हमने लगाई तो उसको हम सोले क्रॉप नहीं बोलेंगे। ठीक है, किसको? शुगर केन की रेटून यदि वो एक वैरायटी की है, शुगर केन एक वैरायटी का ग्रो किया है तो उसको सोले क्रॉप बोलेंगे, नहीं किया है तो उसको सोले क्रॉप नहीं बोलेंगे। जाहिर सी बात है। रेटून का जो लाइफ साइकिल होता है, ड्यूरेशन होता है, वो कितना होता है? हैं? चलो पहले एक दो क्वेश्चन करो फिर हम उस पर आएंगे। इंडिया का अगर मैं बात करूं तो जब मैंने ड्राईलैंड एग्रीकल्चर आपको पढ़ाया था तो वहां पर नेट कल्टिवेटेड एरिया कितना बताया था मैंने? 143.8 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है, मान लीजिए हम जनरली केस में बात कर रहे हैं कि इंडिया का नेट कल्टिवेटेड एरिया 143.8 मिलियन हेक्टेयर एंड 200 मिलियन हेक्टेयर इज ग्रोस कल्टिवेटेड एरिया है। देन कैलकुलेट क्रॉपिंग इंटेंसिटी। इसको सोल्व कीजिए एक बार। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड है रामलाल 10 हेक्टेयर। समर मूवी सही कैलकुलेट करे यार, सही कैलकुलेट कर। कितना रहा है अमन? नहीं आ सकता फर्स्ट क्वेश्चन का, नहीं आ सकता। देखो वापस करके आप देखो। फिर वापस कैलकुलेट कर। ठीक है, तीन क्वेश्चन है आपके सामने। फर्स्ट है कि इंडिया के अंदर नेट कल्टिवेटेड एरिया 143.8 मिलियन हेक्टेयर है, ग्रोस कल्टिवेटेड एरिया 200 मिलियन हेक्टेयर है, तो कैलकुलेट द क्रॉपिंग इंटेंसिटी। सेकंड है कि रामलाल हैव 10 हेक्टेयर एरिया एंड कल्टिवेटेड मेज, व्हीट एंड समर मूंग बीन इन 10, 7 and 5 हेक्टेयर एरिया रेस्पेक्टिवली, कैलकुलेट द क्रॉपिंग इंटेंसिटी। प्रकाश हैव 20 हेक्टेयर लैंड एरिया एंड कल्टिवेट सोयाबीन, व्हीट, ग्राम, फेलो ऑन 15, 10, 20 हेक्टेयर एरिया, कैलकुलेट द क्रॉपिंग इंटेंसिटी। ठीक है, फर्स्ट का कितना होगा लक्ष्य चावला? देखो यार क्वेश्चन लिखा आपने, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन वेरी गुड, कितना होगा? 139। अच्छा अप्रोक्स बोल रहे थे, चलो ठीक है। देखो जाहिर सी बात है क्रॉपिंग इंटेंसिटी का फॉर्मूले की अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है? ग्रोस कल्टिवेटेड एरिया डिवाइडेड बाय नेट कल्टिवेटेड एरिया इनटू 100। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ग्रोस कल्टिवेटेड एरिया कितना है?
200 है। नेट कल्टिवेटेड एरिया कितना है 143.8 है, इनटू कितना कर देंगे 100 कर देंगे, लगभग आप इसको कैलकुलेट करते हो तो 139 आपके पास परसेंट आता है। मींस यानी 39% जो लैंड एरिया था आपके पास, नेट सोवन एरिया था, उसका 39% आपने और यूटिलाइज किया है, एक और बार उस पर क्या किया है, सोविंग किया है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर है 139%। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन लिखा, देखो सेकंड क्वेश्चन को समझना। रामलाल है 10 हेक्टेयर एरिया, कितना हेक्टेयर एरिया है 10 हेक्टेयर, तो क्रॉपिंग इसका नेट कल्टिवेटेड एरिया कितना हो जाएगा 10 हेक्टेयर। ठीक है, इसके बाद में कल्टिवेटेड द मेज, व्हीट एंड समर मूंग बीन, क्या क्या कल्टिवेट कर रहा है, मेज, ठीक है, व्हीट एंड समर मूंग बीन। ठीक है, मेज कितने एरिया में ग्रो कर रहा है 10 में। ठीक है, उसके बाद में 7 में क्या लगा रहा है ये व्हीट, और 5 में क्या ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो 7 और 5। यदि मैं बात करता हूं कि खरीफ सीजन में उसने क्या लगा दिया होगा मेज, रबी में क्या लगा दिया व्हीट, समर सीजन में क्या लगा दिया आपका समर मूंग बीन, तो 10 7 कितना होता है 17 और 5 22, तो 22 तो उसके पास क्या हो गया ग्रोस कल्टिवेटेड एरिया। नेट कल्टिवेटेड एरिया कितना है 10 हेक्टेयर है, तो 22 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100 कितना आएगा 220% आएगा, कितना आएगा 220%। क्लियर हुआ। इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है आपका, नहीं आया समझ में, अच्छा थर्ड क्वेश्चन है आपका कि प्रकाश है 20 हेक्टेयर लैंड एरिया, कितना इसका नेट कल्टिवेटेड एरिया कितना है इसके पास, नेट कल्टिवेटेड एरिया कितना है 20 हेक्टेयर है। ठीक है, तो हम मेंशन कर सकते हैं या लिख सकते हैं कि जो प्रकाश है उसके पास नेट कल्टिवेटेड एरिया कितना है 20 हेक्टेयर है। यदि हम बात करते हैं कि वो कल्टीवेट करता है सोयाबीन को, सोयाबीन को कितने हेक्टेयर में लगा रहा है वो 15 में, तो सोयाबीन के आगे लिख सकते हैं सोयाबीन लगाया खरीफ सीजन में कितने एरिया पर 15 हेक्टेयर एरिया पर। उसके बाद में इंटरक्रॉपिंग वो लगाता है, और इंटरक्रॉपिंग में क्या लेता है वीट प्लस ग्राम लेता है, और वीट प्लस ग्राम के लिए कितना है 10 है। ठीक है, तो वीट प्लस ग्राम इन दोनों के लिए कितना है 10 है। लास्ट में क्या लिखा हुआ है आपके, एंड फेलो ऑन, फेलो कितनी लैंड पर छोड़ रहा है 20 पर, तो फेलो कितने पर छोड़ रहा है वो 20 हेक्टेयर पर। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम क्रॉपिंग इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं तो फेलो लैंड को हम कल्टिवेटेड एरिया नहीं मानते हैं, तो फेलो लैंड जो है आपकी क्रॉपिंग इंटेंसिटी के अंदर कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। हाँ, सोयाबीन जो है वो खरीफ सीजन में ग्रो कर रहे हैं तो 15 आएगा, दैट इज क्लियर। उसके बाद क्या है कि वीट और ग्राम की अगर मैं बात करता हूं, ये दोनों किसमें आपका इंटरक्रॉपिंग में, मैंने कहा कि जहां भी दो क्रॉप के बीच में क्या लगाओ प्लस का साइन लगाओ, वो किस चीज को इंडिकेट करता है इंटर क्रॉपिंग को। यदि माइनस का साइन लगाओ तो किस चीज को इंडिकेट करेगा वो सिक्वेंशियल क्रॉपिंग को इंडिकेट करेगा। वीट और ग्राम दोनों किसमें है इंटरक्रॉपिंग में है। मैंने कहा कि जहां भी इंटरक्रॉपिंग होती है और दो क्रॉप है तो उनके लिए 50-50% एरिया क्या कर देते हैं एकोलेट कर देते हैं, तो यानी यहाँ पर हम 10 को ही कंसीडर करेंगे, ऐसा नहीं है कि 10 वीट के लिए काउंट करेंगे और 10 ग्राम के लिए करेंगे, केवल हम 10 हेक्टेयर ही यहाँ पर मानेंगे। अगर हम नेट कल्टिवेटेड एरिया की बात करते हैं तो कितना आता है 20 है, ग्रोस कल्टिवेटेड एरिया की बात करें तो 15 और 10 कितना होता है 25। ठीक है, तो ग्रोस कल्टिवेटेड एरिया कितना हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100। ठीक है, कितना आएगा 25 125% ना, कितना आएगा 125%, तो ये आपका इसका क्रॉपिंग इंटेंसिटी निकल जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये 125% का मतलब क्या है, 125% क्या इंडिकेट कर रहा है, क्या लैंड यूज को इंडिकेट कर रहा है 125% का मतलब आप क्या समझे 125% ये है तो उसके पास जितना एरिया था उसका कितना एरिया और उसने यूज किया 25% किया, मींस उसके पास कितना एरिया था 20 हेक्टेयर था, 20 हेक्टेयर का 25% निकालते हो तो कितना आएगा 5 हेक्टेयर आएगा ना भाई, कितना आएगा 5 हेक्टेयर। आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो कि ग्रोस कल्टिवेटेड एरिया में यदि उसका नेट कल्टिवेटेड एरिया और ये परसेंटेज वाला एरिया अगर दोनों आ जाए तो हमारा क्वेश्चन क्या है राइट हुआ है। समझ में आया 125% का मतलब क्या है कि 25% उसने जितना उसके पास था उसका यूटिलाइज किया है, उसके पास कितना था 20 था, 20 का 5% 25% कितना होगा 5 हेक्टेयर होगा, 5 हेक्टेयर में 20 आप जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया, तो ग्रोस कल्टिवेटेड एरिया कितना है उसका 25 है।
ये इस चीज को, क्रॉपिंग इंटेंसिटी इस चीज को इंडिकेट करता है कि जितना उसके पास एरिया है उसका कितना परसेंट उसने एक और बार सोविंग के लिए यूज किया है। ये क्या होती है आपकी क्रॉपिंग इंटेंसिटी होती है। एक बार इसको लिख लीजिए अगर किसी ने नहीं लिखा। चलिए एक बार इन क्वेश्चन देखो, यहाँ पर ग्रीन मैन्यूर भी आता तो उसको भी हम क्या करते हैं, जीरो कंसीडर करते हैं ना। सर ये सेकंड क्वेश्चन में 3 क्रॉप लगाया तो 10 10 10 हेक्टेयर 30 क्यों नहीं हुआ? 10 10 10 3 इसलिए नहीं हुआ दोस्त क्योंकि यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है कि 10 हेक्टेयर एरिया में क्या लगाया है, रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रमशः। ठीक है, यहाँ पर क्रॉप का सीक्वेंस आपको इस तरीके से भी दिया जा सकता है कि सोयाबीन, फिर आप या फिर मेज, वीट और फिर आपका समर मूंग। आपको समझना है कहीं अगर प्लस लगा हुआ है उसका मतलब क्या है, आपका इंटरक्रॉपिंग सिस्टम है। इन क्वेश्चन को आप सोल्व कीजिएगा, और भी अगर आपको पुराने पेपर्स में चाहे AOW वाला पेपर देखिएगा उसमें जो भी क्वेश्चन मिले क्रॉपिंग इंटेंसिटी से रिलेटेड वो सोल्व करना। ठीक है, इंडिया का जो नया सेंसस होगा, मतलब नए जो आंकड़े होंगे, जैसे क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितना है, नेट कल्टिवेटेड एरिया कितना है, ग्रोस कल्टिवेटेड एरिया कितना है, नेट इरिगेटेड एरिया कितना है, ग्रोस इरिगेटेड कितना है, वो सारे अपन पीजी का जो पेपर होगा उससे 10 या 15 दिन पहले एक बार मार्च में आ जाता है स्टेटस, अप्रैल फर्स्ट वीक में आ जाता है पूरा इंडिया का जो भी है सेंसस, तो उस टाइम पे अपन लिखेंगे। अभी आपको समझना है कि इंडिया की जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है वो 139% है। ठीक है, लेकिन याद नहीं रखना है ना, अभी कोई पेपर नहीं दे रहे हो ना आप लोग, पीजी का ही दोगे, या उससे पहले यूपीएससी का मेंस वेंस तो नहीं लिखना? हो सकता है लिख सकते हो। चलिए लिख लिया ये, लिख, क्या हुआ हमारे, लिख लिया क्या भाई? इकोनॉमिक्स में तुम्हें टाइप्स ऑफ फार्मिंग पढ़ा दिया क्या? स्पेशलाइज फार्मिंग, डाइवर्सिफाइड फार्मिंग, मिक्स फार्मिंग नहीं पढ़ाया? रेंचिंग वगैरह इनके बारे में बताया? चलिए एक बार ये लिख लिया। चलिए इसके बाद में एक और फॉर्मूला आता है आपका क्रॉप रोटेशनल इंटेंसिटी। क्रॉप रोटेशनल इंटेंसिटी, क्रॉप रोटेशनल इंटेंसिटी का मतलब क्या है, इस चीज को इंडिकेट करता है, वर्ड है क्रॉप रोटेशनल। क्या है? क्रॉप रोटेशनल, यानी एक क्रॉप रोटेशन में कितना नंबर ऑफ क्रॉप्स को आपने ग्रो किया है उसको क्या बताता है, आपका क्रॉप रोटेशनल इंटेंसिटी बताती है कि एक क्रॉप रोटेशन में आपने नंबर ऑफ क्रॉप्स को कितना लिया है, वो क्या बताता है, ये क्रॉप रोटेशनल इंटेंसिटी। जबकि हमारा क्रॉपिंग इंटेंसिटी किस चीज को इंडिकेट करता है कि परसेंट एरिया, नेट कल्टिवेटेड एरिया का कितना परसेंट आपने 2 बार सोविंग किया है, उसको कौन बताता है, आपका क्रॉपिंग इंटेंसिटी। ठीक है, तो पहले तो हम क्रॉप रोटेशनल इंटेंसिटी का फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है। दिस है नंबर ऑफ क्रॉप्स इन अ rotation, in a rotation divided by number of year into 100। इंडिकेट, लिखते जाना साथ के साथ, इंडिकेट नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोवन इन एग्रीकल्चर एक्सप्रेस।
परसेंटेज, ठीक है। उसके बाद में ग्रीन मैन्यूर एंड फैलो एरिया, ग्रीन मैन्यूर क्रॉप एंड फैलो एरिया कंसीडर जीरो क्रॉप, ठीक है। इसके बाद में एक और पॉइंट याद रखना है कि ड्यूरेशन, एक सेकेंड ना, number of crops in a rotation, number of year into 100 indicate the number of crops grown in an agriculture year, express in percentage, green manure and fallow area considered zero crop, duration always है year। एक बार ये लिखा, क्रॉप रोटेशनल इंटेंसिटी फॉर्मूला है नंबर ऑफ क्रॉप्स इन अ रोटेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर इनटू 100, यानी एग्रीकल्चर ईयर कितना है वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ईयर का मतलब है एग्रीकल्चर ईयर, है ना। इंडिकेट करता है नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन एग्रीकल्चर ईयर, एक एग्रीकल्चर ईयर में हमने कितनी क्रॉप्स को ग्रो किया है उसको कौन इंडिकेट करता है, क्रॉप रोटेशनल इंटेंसिटी इंडिकेट करती है। एक्सप्रेस किस में करते हैं, परसेंटेज के अंदर। ग्रीन मैन्योर क्रॉप एंड फेलो एरिया को क्या कहा जाता है, कंसीडर्ड जीरो क्रॉप। ड्यूरेशन ऑलवेज इन ईयर, हमेशा ड्यूरेशन किस में होगा, ईयर में होगा। जैसे मान लीजिए कि हमारा क्रॉप रोटेशन एक ईयर 2 मंथ में कंप्लीट हो रहा है तो उसको हम क्या मानेंगे, 2 ईयर, कितने मानेंगे, 2 साल मानेंगे, ठीक है। यदि 11 महीने में कंप्लीट हो रहा है तो उसको क्या मानेंगे, 1 ईयर मानेंगे। ये चीज समझ में आई क्या। इसके बाद आप सब लोग जानते हो, और 2 क्वेश्चन है आपके लिए। यदि मान लीजिए एक फार्मर है, चलिए लास्ट वाली, ड्यूरेशन ऑलवेज इन ईयर का मतलब है कि कोई एग्रीकल्चर हमने कोई क्रॉप रोटेशन फॉलो किया है, ठीक है। क्रॉप रोटेशन के अंदर मान लीजिए हमने खरीफ सीजन के अंदर ही क्या लगाई है, क्रॉप लगाई है। रबी सीजन और समर सीजन के अंदर हमने कोई भी क्रॉप को ग्रो नहीं किया है। तो इसको आप कैसे लिखोगे, ये तो केवल 4 महीने की क्रॉप है, ये तो कितने महीने की, 4 महीने की क्रॉप है। तो आप यहाँ 4 मंथ मेंशन नहीं करोगे, हमेशा क्या लिखोगे, 4 मंथ को 1 ईयर कंसीडर करोगे। यदि मान लीजिए 1 ईयर और 5 मंथ के अंदर कोई अपना पूरा एक क्रॉप रोटेशन कंप्लीट हो रहा है तो उसको हम 1.5 मंथ नहीं लिखेंगे, उसको हम क्या लिखेंगे, 2 ईयर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 2 ईयर कंसीडर करेंगे। समझ में आई ये चीज। अब यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन है आपके लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द CRI, क्रॉप रोटेशनल इंटेंसिटी फॉर मोनोक्रॉपिंग। फर्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द क्रॉप रोटेशनल इंटेंसिटी फॉर मोनोक्रॉपिंग। फेलो एरिया का मतलब होता है पड़त जो हम भूमि छोड़ देते हैं, यानी जब हम कोई भी कल्टीवेशन नहीं करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, फेलो बोला जाता है। कैलकुलेट द क्रॉप रोटेशनल इंटेंसिटी फॉर मोनोक्रॉपिंग, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। सेकंड क्वेश्चन है कैलकुलेट द CRI, क्रॉप रोटेशनल इंटेंसिटी फॉर रिले क्रॉपिंग। ठीक है, फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेना, शुगर केन, ठीक है।
लिखा क्या? पहला क्वेश्चन आपको आया, कैलकुलेट द क्रॉप रोटेशनल इंटेंसिटी फॉर मोनोक्रॉपिंग। कितनी आई? कितनी आई? 100%। 100% मतलब आप लोगों का सही है। 100% क्यों आया? क्योंकि अगर हम मोनोक्रॉपिंग की बात करते हैं, पहले एक बार समझिएगा, मोनोक्रॉपिंग की अगर हम बात करते हैं, मोनोक्रॉपिंग का मतलब क्या है? वन एग्रीकल्चर ईयर के अंदर हम एक क्रॉप ग्रो करते हैं, वन क्रॉप इन वन एग्रीकल्चर ईयर। तो अगर हम बात करते हैं कि यदि हम ईयर की बात करते हैं, हमारा एग्रीकल्चर सॉरी रोटेशन की बात करते हैं, तो एक रोटेशन में कितनी क्रॉप्स को इन्वॉल्व किया? एक। क्रॉप रोटेशनल कितने ईयर तक चला? एक ईयर तक, इनटू 100 कितना आएगा हमारा? 100%। तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है आपका? 100%। सेकंड क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो क्या है? रिले क्रॉपिंग। रिले क्रॉपिंग की क्रॉप रोटेशनल इंटेंसिटी कितनी होती है? कितनी होती है? कैसे? चलिए, रिले क्रॉपिंग की अगर मैं बात करता हूं तो एक ईयर के अंदर, वन ईयर की अगर मैं बात करता हूं तो वन ईयर के अंदर कितने रिले क्रॉप पॉसिबल है? 3 या 4? मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 4 हो सकती है। मान लीजिए जैसे कि अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमने मेज को ग्रो किया जून के अंदर, मेज की हार्वेस्टिंग होने से पहले हमने पोटैटो को लगाया, पोटैटो की हार्वेस्टिंग होने से पहले वीट को लगाया, और वीट की हार्वेस्टिंग होने से पहले मूंग को लगाया। यानी एक एग्रीकल्चर ईयर में रिले क्रॉप कितनी पॉसिबल है? 4। एक एग्रीकल्चर ईयर की बात कर रहे हैं, यानी एक ईयर की बात कर रहे हैं। 4 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 100 कितना आएगा? 400% आएगा। कितना आएगा? 400%। तो आपका राइट आंसर क्या होगा सेकंड क्वेश्चन का? 400%। क्यों आया? क्योंकि रिले क्रॉपिंग की अगर हम बात करते हैं तो वन ईयर के अंदर मैक्सिमम क्रॉप जो है एक रिले क्रॉपिंग के अंदर कितनी हो सकती है? 4 हो सकती है। जब नंबर ऑफ क्रॉप्स का हमें पता लग गया, और एग्रीकल्चर ईयर कितना कंसिडर कर रहे हैं? 1 ईयर कर रहे हैं, तो 4 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 100 ये क्या निकल जाएगा आपका? 400%। समझ में आया क्या ये चीज? चलिए, इसके बाद में एक क्वेश्चन, चलिए इसके बाद में आप जनरली क्वेश्चन कैलकुलेट कर लोगे, या फिर इस तरीके के अगर क्वेश्चन आएंगे तो आप समझ लोगे कि कैसे इनको सोल्व करना है। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट पहले आप शुगर केन को देखिए। शुगर केन आपसे 2-3 तरीके से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंडिया के अंदर शुगर केन की कल्टीवेशन की जब हम बात करते हैं तो नॉर्थ इंडिया के अंदर इसका प्लांटिंग टाइम अलग है, साउथ इंडिया के अंदर इसका प्लांटिंग टाइम अलग है। नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं तो नॉर्थ इंडिया के अंदर हम कौन सी प्लांटिंग करते हैं? ऑटोमन प्लांटिंग। पतझड़ का महीना मेनली हम सितंबर अक्टूबर को कहा जाता है, ठीक है। तो यानी ऑटोमन प्लांटिंग कब की जाती है? अक्टूबर में की जाती है। कब की जाती है? अक्टूबर में की जाती है। और अक्टूबर के बाद नेक्स्ट अक्टूबर आ जाएगा, उसके बाद भी जो मार्च अप्रैल वाला महीना होगा उसके अंदर इसकी क्या की जाती है? हार्वेस्टिंग की जाती है। तो ऑटोमन प्लांटिंग जब हम करते हैं तो क्रॉप का ड्यूरेशन कितना होता है? 16 टू 18 मंथ होता है। 16 से 18 महीने की ये क्या होती है? क्रॉप होती है। कब हम प्लांटिंग कर रहे हैं? अक्टूबर सीजन के अंदर। समझ में आया? इसके बाद में स्प्रिंग की अगर हम बात करते हैं तो बसंत ऋतु कब आती है? जनवरी फरवरी में आती है। मार्च वाला महीना वैसे स्प्रिंग को कहा जाता है, ठीक है। तो उसकी सोविंग की कब की जाती है? जनवरी फरवरी में। और हार्वेस्टिंग भी कब की जाएगी? जनवरी फरवरी। यदि मान लीजिए हमने शुगर केन का कल्टीवेशन कब किया है? जनवरी फरवरी में लगाया है। कब लगाया है? जनवरी फरवरी में। तो उसकी हार्वेस्टिंग भी कब होगी? जनवरी फरवरी में। शुगर केन को यदि नॉर्थ इंडिया के अंदर अक्टूबर में लगाया है तो उसकी हार्वेस्टिंग मान लीजिए 16 से 18 महीने बाद होगी। जनवरी मतलब ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, अगर अक्टूबर में प्लांटिंग किया है तो कब होगी?
16 से 18। अभी क्वेश्चन समझेंगे इसके बेस क्या क्वेश्चन आ सकता है। असली प्लांटिंग मेनली कहां पर की जाती है? साउथ इंडिया के अंदर, ठीक है। तो यहां पर मैं भूल गया, नॉर्थ इंडिया के अंदर, ये साउथ इंडिया लिख लेना यहाँ पे ना, साउथ इंडिया के, साउथ इंडिया के अंदर कौन सी की जाती है? असली प्लांटिंग। असली प्लांटिंग कब करते हैं हम? जुलाई के अंदर करते हैं। हार्वेस्टिंग कब करते हैं? अक्टूबर के अंदर करते हैं। तो लगभग क्रॉप हमारी कितने मंथ की होती है? 15 मंथ की होती है। कितने मंथ की होती है? 13 टू 15 मंथ की होती है। तो माइंडसेट हमें याद रखना है कि भाई 12 महीने से तो ज्यादा की होती है। इसके अलावा एक और पॉइंट आपको याद रखना है कि यदि आपसे पूछा जाए रेटून का ड्यूरेशन, यानी जो रेटून क्रॉप का जो ड्यूरेशन है, रेटून क्रॉप का ड्यूरेशन जो होता है वो 1 ईयर होता है। कितना होता है? 1 ईयर होता है। कितना होता है? 1 ईयर। यदि आपको दोस्तों ये तीनों चीजें अगर पता है तो क्रॉप रोटेशनल इंटेंसिटी से कोई सा भी क्वेश्चन आए आप उसको छोड़ोगे नहीं। सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन होगा बच्चों के वो यहां से ही होगा। शुगर केन को लेकर जो है मेनली कंफ्यूजन क्रिएट होता है, रेटून को लेकर मेनली कंफ्यूजन क्रिएट होता है। अभी हम इस पे बेस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, शुगर केन का कल्टीवेशन कब हमसे पूछा गया तो हमें किस तरीके से सोल्व करना है उसको हमें देखना है। एक बार लिखा आपने? चलो लिखो फटाफट 1 मिनट के अंदर। थोड़ा सा सही करना, 13 से 15 मंथ की ये होती है, अक्टूबर में किया, जनवरी में, हाँ इसमें थोड़ा सा करेक्शन करना। सोविंग अगर हम अक्टूबर में कर रहे हैं उसकी हार्वेस्टिंग जो है, हार्वेस्टिंग जो है जनवरी फरवरी में होगी, मतलब 13 से 15 मंथ का ये होता है ऊपर वाला, ठीक है। और हमारा जो जुलाई में किया है तो लगभग ये 18 मंथ का होता है, 18 मंथ, ठीक है। जुलाई से जुलाई 12 महीने, फिर 4 महीने लगभग जो है 16 टू 18 मंथ, 16 टू 18 मंथ। शुगर केन नॉर्थ इंडिया के अंदर ऑटोमन प्लांटिंग करते हैं तो अक्टूबर में सोविंग करते हैं, हार्वेस्टिंग जनवरी फरवरी में करते हैं, ठीक है। मतलब 13 से 15 महीने का होता है ये। वैसे दिसंबर जनवरी में भी कर लेते हैं, आपको बस माइंड सेट रखना है 13 से 15 महीने। स्प्रिंग प्लांटिंग अगर हम करेंगे तो ये 1 साल की होती है स्प्रिंग प्लांटिंग, ठीक है। और असली जो है वो जुलाई में अगर हम सोविंग करते हैं तो हार्वेस्टिंग कब करते हैं? अक्टूबर में करते हैं। यानी ड्यूरेशन कितना हो गया? 16 टू 18 मंथ। असली प्लांटिंग कहाँ करते हैं? साउथ इंडिया के अंदर। नॉर्थ इंडिया के अंदर ऑटोमन प्लांटिंग और स्प्रिंग प्लांटिंग ही की जाती है, ठीक है। रेटून क्रॉप का ड्यूरेशन कितना है? 1 साल। मोहित ने 4 कंसीडर किया उसमें, सर रिले में मूंग की हार्वेस्टिंग तो नेक्स्ट ईयर में होगी ना? नेक्स्ट ईयर में होगी, इसको देखो समझिए। हमने क्या किया, जनरली हम बात करते हैं जुलाई महीने की, जुलाई महीने को हम एग्रीकल्चर ईयर कंसीडर करते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपने 1 जुलाई को ही सोविंग कर दिया मेज का, लेकिन आपने स्वीट कॉर्न लगाया है, स्वीट कॉर्न लगाया तो ज्यादा से ज्यादा 70 दिन के अंदर ये तैयार होकर खत्म हो जाती है। मतलब हमारा अगस्त जब लास्ट होगा और सितंबर का जब फर्स्ट वीक होगा तब हम क्या कर लेंगे, मूंग को सॉरी मेज को हार्वेस्ट कर लेंगे। और उसी टाइम पे क्या करेंगे, जब ये फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी पर आने वाली होगी उसके बीच में हम पोटैटो की प्लांटिंग कर देंगे। यानी एंड ऑफ दिसंबर के पहले पहले हम पोटैटो को भी हार्वेस्ट कर लेंगे। और जब पोटैटो अपनी फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी पर आएगा उससे पहले उसकी जो रोज होती है, यानी 45 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होता है 2 रो के बीच में, तो उसमें हम वीट की क्या कर देंगे, सोविंग कर देंगे। फिर जैसे ही वीट अपनी हार्वेस्टिंग मैच्योरिटी पर आएगा मार्च के एंड में, जनरली आपने एक क्वेश्चन सुना होगा कि जितनी भी आपकी समर सीजन क्रॉप होती है, जायद क्रॉप्स होती है, उनका जो ऑप्टिमम सोविंग टाइम है वो जनवरी मंथ होता है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, एक बार मैं लिखाता हूँ। तो मान लीजिए हमने वीट का हार्वेस्टिंग मार्च में हम करने वाले हैं, ठीक है। तो मार्च के अंदर जब वो फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी पर होगा तब हम 60 दिन का जो देसी मूंग आता है उसकी क्या कर देंगे, सोविंग कर देंगे। जैसे ही उसकी हम सोविंग करेंगे मार्च में तो एंड ऑफ जून के अंदर तो आपका हार्वेस्ट हो ही जाएगा, नेक्स्ट ईयर के अंदर वो नहीं जाएगा। ये लिखा आपने? चलिए इसके बाद में एक पॉइंट लिख लेना आप साथ के साथ, ऑप्टिमम टाइम ऑफ सोविंग, ऑप्टिमम टाइम ऑफ सोविंग के अंदर खरीफ क्रॉप का लिख लेना जून जुलाई, रबी का लिख लेना अक्टूबर नवंबर, और समर सीजन क्रॉप या जायद क्रॉप का पूछा जाए तो याद रखना है जनवरी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है
जायद क्रॉप का जो ऑप्टिमम टाइम ऑफ सोइंग है वो कौन सा महीना है? तो जनवरी महीना, ठीक है। क्वेश्चन में लिखना, अ फार्मर फॉलो राइस, wheat, green manure, crop rotation for 2 years. Calculate the crop rotational intensity. फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए. अ फार्मर फॉलो राइस विद ग्रीन मैन्योर क्रॉप रोटेशन फॉर 2 years. कैलकुलेट द क्रॉप रोटेशनल इंटेंसिटी. समझ में आया? इसको सोल्व कीजिए फटाफट. सेकंड क्वेश्चन है, a farmer follow sugar cane अभी चेक करेंगे दोस्तों, एक बार लिखो. रोटेशन कैलकुलेट इंटेंसिटी. मैंने आपको एक वर्ड लिखा है नहीं लिखाया इसमें? इंटरक्रॉपिंग सिस्टम के अंदर बोथ क्रॉप को वन क्रॉप कंसीडर करते हैं. ये लिखा है नहीं लिखाया? नहीं लिखाया? ये भी एक पॉइंट लिख लेना. क्रॉप रोटेशनल इंटेंसिटी के अंदर जो इंटरक्रॉपिंग सिस्टम होता है उसके अंदर जो दो क्रॉप होती है उनको क्या माना जाता है? केवल एक क्रॉप माना जाता है. जैसे मान लीजिए व्हीट और मस्टर्ड दोनों को हमने साथ में ग्रो किया है, मतलब स्पेसिफिक रो अरेंजमेंट में हमने ग्रो किया है या रेशो में अगर हमने ग्रो किया है तो उनको हम दो अलग अलग क्रॉप नहीं मानेंगे. इनको क्या मानेंगे? वन क्रॉप. ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है. इंटरक्रॉपिंग सिस्टम में दोनों क्रॉप को हम क्या मानते हैं? केवल एक क्रॉप कंसीडर करते हैं, वन क्रॉप कंसीडर करते हैं, ठीक है. लिखा है क्या? फटाफट तीनों क्वेश्चन लिखो. हाँ जी. अभी किसी का कैलकुलेट नहीं किया यार, अभी करते हैं ना. समर, रबी और खरीफ तीनों किस लैंग्वेज के वर्ड हैं? रबी, खरीफ और समर जो है तीनों किसके हैं? रबी, खरीफ और समर जो है, सॉरी समर नहीं, जायद. खरीफ, रबी और जायद तीनों किस लैंग्वेज से डेराइव्ड है? वेरी गुड विष्णु, अरेबिक वर्ड से है. किससे वर्ड से हैं? अरेबिक वर्ड से. याद रखना है, खरीफ, रबी और जायद जो है वो तीनों अरबी भाषा के शब्द हैं, ठीक है. तीनों अरबी भाषा के शब्द हैं. लिख लिया क्या? देखो, अ फार्मर फॉलो राइस, व्हीट, ग्रीन मैन्योर क्रॉप रोटेशन फॉर 2 years. ऐसा जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में आपको ईयर मेंशन होगा कि कितने ईयर तक उसने क्रॉप ड्यूरेशन को फॉलो किया है. आपको इस सीक्वेंसिंग के बेसिस पे ही पता लगाना है कि कितना ड्यूरेशन हो सकता है, ठीक है. नीचे वाले क्वेश्चन में मैंने ईयर मेंशन नहीं किया है, ठीक है. अगर प्लस का साइन हो तो उसका मतलब क्या होता है? इंटरक्रॉपिंग. और माइनस का साइन हो तो सिक्वेंशियल. लिखो यार जल्दी, सोल्व करने में मत लगना, पहले एक बार लिख लो क्वेश्चन. लिख लिया? चलिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है,
अ फार्मर फॉलो राइस व्हीट ग्रीन मैन्योर फॉर 2 ईयर, ठीक है, राइस व्हीट एंड ग्रीन मैन्योर कितने ईयर के लिए फॉलो कर रहा है? 2 ईयर के लिए, ठीक है। यदि मैं यहाँ नंबर ऑफ क्रॉप्स की बात करता हूं तो कितनी होगी? राइस को भी हम कंसीडर करते हैं, व्हीट को भी हम कंसीडर करते हैं, लेकिन यार ये ग्रीन मैन्योर कंसीडर नहीं होगा। नंबर ऑफ क्रॉप्स कितनी आ जाएगी? नंबर ऑफ क्रॉप्स कितनी है? 2 है। ड्यूरेशन कितने ईयर तक है, मतलब कितना रोटेशनल फॉलो करते हैं? 2 ईयर तक हम बोल रहे हैं, तो नंबर ऑफ ईयर जो है वो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100 कितना आ जाएगा? 100%। क्या आ जाएगा? 100%। इसका मतलब ये हुआ कि 2 साल की अगर हम बात करें तो ये 1 ईयर के लिए कंसीडर्ड है। किसके लिए है? 1 ईयर के लिए। इसके बाद में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि अ फार्मर फॉलो राइस सुगर केन रेटू, क्या क्या है? राइस सुगर केन एंड रेटू, आगे ईयर मेंशन नहीं है, ठीक है। यदि हम बात करते हैं राइस की, तो राइस की सोविंग कब करते हैं हम? जुलाई के अंदर करते हैं। हार्वेस्टिंग लगभग अक्टूबर नवंबर में हो जाती है, यानी मेनली अक्टूबर वाले मंथ में हो जाती है, ठीक है। मतलब राइस यहाँ पर हमारे लिए कौन सी क्रॉप हो गई? खरीफ सीजन की हो गई। अब रबी सीजन जब स्टार्ट हो रहा है तो रबी सीजन में हमने क्या लगाया है? शुगर केन। यदि अगर हम शुगर केन की बात करते हैं, ठीक है, तो शुगर केन कब जो है अक्टूबर नवंबर में कौन सा शुगर केन लगाया जा रहा है? देखो अक्टूबर में कौन सा है? ऑटोमन प्लांटिंग है। कौन सी प्लांटिंग है? ऑटोमन प्लांटिंग। और ऑटोमन प्लांटिंग कितने महीने की है? 15 मंथ की है। कितने मंथ की है? 15 मंथ की। तो मान लीजिए ये हमारा जो शुगर केन है ये कितने मंथ का हो गया? 15 मंथ का हो गया। यानी अक्टूबर में इसकी सोविंग की और हार्वेस्टिंग कब कर रहे हैं हम? जनवरी फरवरी में कर रहे हैं। कब कब कर रहे हैं? जनवरी फरवरी में कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में हमने फरवरी में क्या लगा दिया? रेटून लगा दिया। क्या लगा दिया? फरवरी में रेटून लगा दिया। और फिर नेक्स्ट ईयर की जो फरवरी आएगी उसमें हम इसकी क्या करेंगे? हार्वेस्टिंग करेंगे। मान लीजिए हमने जो राइस ग्रो किया था वो खरीफ 2022 में ग्रो किया था। कब किया था? खरीफ 2022 में। अक्टूबर 2022 के अंदर हमने क्या लगाया? शुगर केन की प्लांटिंग की। फरवरी 2022 के अंदर हमने क्या किया? इस शुगर केन का हमने क्या कर लिया? हार्वेस्टिंग कर ली। उसी फरवरी 2022 में हमने क्या कर लिया? सॉरी 2023 के अंदर, फरवरी 2023 में क्या कर लिया? इसकी हार्वेस्टिंग कर ली। फरवरी 2023 में हमने क्या लगा दिया? रेटून क्रॉप में लिया। यानी इसकी हार्वेस्टिंग कौन सी फरवरी में होगी? 2024 में होगी। कब होगी? 2024 के अंदर। तो देखो 2022 वाला ईयर कंसीडर किया जाएगा। 2022 से 2023 ये कितना हो गया हमारे लिए? 1 ईयर। 1 ईयर के बाद 23 के बाद में अगर हम खरीफ सीजन की बात करते हैं तो अक्टूबर नवंबर, और अक्टूबर नवंबर के बाद में क्या आता है हमारा? फरवरी आता है। और मैंने कहा था कि यदि कोई पॉइंट में है, जैसे कि 1 ईयर और 6 मंथ हुए, कितने हुए? 1 ईयर और 6, नहीं नहीं 1 ईयर कैसे होंगे? रुको 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 रुको, थोड़ा सा गलत कर दिया। हाँ हाँ समझ गया समझ गया समझ गया। थोड़ा सा एक बार और अपन कर लेते हैं। देखो राइस की बात करते हैं। मान लीजिए 2021 खरीफ में, यानी जुलाई के अंदर हमने इसकी सोविंग की, और 2021 अक्टूबर में हमने इसकी क्या कर ली? हार्वेस्टिंग कर ली। शुगर केन का जो है अक्टूबर 2021 के अंदर हमने क्या किया? सोविंग किया, ठीक है। और लगभग जनवरी फरवरी 2023 आएगा ना भैया? 15 मंथ का है, कितना आएगा? 2023 आएगा। फिर फरवरी 2023 में हमने क्या किया? रेटूनिंग लिया। और फरवरी 2024 में हम क्या करेंगे? इसकी हार्वेस्टिंग करेंगे। क्या करेंगे? हार्वेस्टिंग करेंगे। यदि अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं तो फर्स्ट ईयर तो हमारा कौन सा हो गया? ये जुलाई से था, जुलाई से लेकर, या 2021 से 2022, 2022 से 2023, और 2023 से 2024। 2 ईयर तो हमारे कंप्लीट हो चुके थे। बाकी हमने कहां तक गए? फरवरी सीजन तक गए। कोई भी अगर मान लीजिए 5 या 6 मंथ होता है तो उसको हम क्या कंसीडर करते हैं? 3 ईयर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 ईयर हो जाएगा। कितना ईयर हो जाएगा? 3 ईयर कंसीडर हो जाएगा। अब नंबर ऑफ क्रॉप्स की अगर मैं बात करता हूं तो राइस भी हम क्रॉप में इन्वॉल्व करेंगे, शुगर केन को भी हम क्रॉप में इन्वॉल्व करेंगे, और रेटून को भी हम क्या मानेंगे? क्रॉप मानेंगे। क्या मानेंगे? क्रॉप मानेंगे, क्योंकि ये सीक्वेंशियल क्रॉप का एक पार्ट है।
तो यहाँ पर क्रॉप्स कितनी हो गई, 3 हो गई। ईयर कितने हो गए, 3 हो गए, इनटू क्या है 100, कितना आ जाएगा 100%, कितना आ जाएगा 100% आ जाएगा। समझ में आया क्या, ये क्लियर है? तो उस वाले क्वेश्चन को हम कल देखते हैं। इससे पुराने क्वेश्चन आप एक बार देखना, आपके जो भी एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हो उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करना। किसी को कोई कंफ्यूजन? वंस अगेन क्या? चलिए राइस की बात करते हैं। राइस की सोविंग हम जुलाई के अंदर करते हैं। तो हार्वेस्टिंग मान लीजिए जुलाई 2021 के अंदर हमने राइस ग्रो किया है, अक्टूबर 2021 के अंदर इसको क्या कर लिया है, हार्वेस्ट कर लिया है। अक्टूबर 2021 के बाद हमने क्या लगाया है, शुगर केन लगाया है। तो अक्टूबर 2021 से अक्टूबर 2022 का 1 साल हो गया। 22 के बाद में जब जनवरी फरवरी आएगा तब हम इसकी हार्वेस्टिंग करेंगे। यानी इसकी हार्वेस्टिंग हम कब कर रहे हैं, फरवरी 2023 में। फरवरी 2023 में इसकी क्या ले ली हमने, रेटूनिंग ले ली। रेटून लिया तो हार्वेस्टिंग कब करेंगे, फरवरी 2024 के अंदर करेंगे। ईयर अगर हम काउंट करते हैं या फिर ड्यूरेशन हम काउंट करते हैं हमारे क्रॉप रोटेशन का, तो 2021 से 2022 1 साल, 2022 से 2023 दूसरा साल, और 2023 से 2024 का केवल क्या कौन सा मंथ कंप्लीट हुआ है, फरवरी तक आए, यानी 6 मंथ ही ऊपर जा रहे हैं। 2.6 मंथ हुआ, इसको हम क्या कंसीडर करेंगे, 3 ईयर कंसीडर करेंगे। नंबर ऑफ क्रॉप्स कितनी है, 3 है, 3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 100, ठीक है। आप पुराने क्वेश्चंस देखना, उसके बाद क्या करना है,